दिल्ली के अशोक विहार की एक भव्य कोठी में राधा जी अपने बेटे करण और बहू प्रीति के साथ रहती थी। करण उनका इकलौता बेटा था और वह उनकी उम्मीदों और सपनों का केंद्र था। उनकी जिंदगी का हर फैसला करण के इर्द गिर्द घूमता था। जब उसने प्रीति को अपनी पत्नी के रूप में चुना तो राधा जी को थोड़ी हिचक जरूर हुई थी, पर बेटे की खुशी के लिए उन्होंने प्रीति को दिल से स्वीकार कर लिया। बाहर से देखने पर उनका परिवार एक आदर्श परिवार लगता था। करण एक सफल व्यवसायी था, प्रीति एक समझदार बहू और राधा जी एक स्नेहमयी माँ थी। घर के हर कोने में खुशियों की गूंज सुनाई देती थी। एक दिन डाइनिंग टेबल पर तीनों बैठकर रात का खाना खा रहे थे। राधा जी ने प्यार से प्रीति की प्लेट में सब्जी डालते हुए बोला, बेटा तुम बहुत दुबली हो रही हो, लगता है अपना ध्यान नहीं रखती। प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, नहीं माँ, बस आजकल भूख थोड़ी कम लगती है। करण ने तुरंत हंसते हुए कहा, अरे माँ, इसे थोड़ा खाना और दो। वैसे भी माँ, तुम्हें नहीं पता आजकल की लड़कियां स्लिम दिखने के चक्कर में खाना कम कर देती हैं। प्रीति ने उसे घूर कर देखा और कहा, अच्छा तो क्या मैं तुम्हें बहुत पतली लगती हूँ? करण ने मजाकिया अंदाज में सिर हिलाया। बिल्कुल, मुझे तो डर लगता है कि कहीं तेज हवा चले और तुम उड़ ना जाओ। और फिर करण हंसते हुए प्रीति की ओर झुका और प्यार से उसकी नाक दबाई। प्रीति चिल्लाकर बोली, देखा माँ, ये हमेशा मुझे ऐसे ही तंग करते हैं। टेबल पर हंसी का फुहारा फूट पड़ा। राधा जी ने कहा, तुम दोनों एक मिनट भी बिना लड़ाई किए नहीं रह सकते हो क्या? खाने के बाद तीनों ड्राइंग रूम में बैठकर कुछ देर बातें करने लगे। करण माँ के पैर दबाने लगा और प्रीति उनके पास बैठकर हल्की फुल्की बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये परिवार दुनिया का सबसे खुशहाल परिवार है। राधा जी को अपने बेटे और बहू पर गर्व महसूस हो रहा था। उन्होंने सोचा, कितनी अच्छी जोड़ी है, भगवान मेरी इस गृहस्थी को यूं ही खुशहाल बनाए रखे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये हंसी खुशी का माहौल सिर्फ एक दिखावा था और उनकी खुशियों के पीछे एक ऐसा काला सच छिपा था जिसे जानकर उनकी आत्मा तक कांप उठेगी। हर सुबह की शुरुआत राधा जी की हल्की फटकार और करण की हंसी से होती थी। अरे बेटा, अब उठ भी जाओ, ऑफिस जाने का मन नहीं करता क्या? राधा जी रोज करण को जगाने उसके कमरे तक चली जाती। करण तकिए में मुंह छुपाकर कहता, माँ 5 मिनट और सोने दो प्लीज। और तभी प्रीति हंसते हुए बोली, माँ, ये 5 मिनट पूरे घंटे में बदल जाते हैं, कब से उठा रही हूँ। और अगर आप ना आओ तो मजाल है कि ये अपने आप उठ भी जाएं। राधा जी मुस्कुरा कर बोलती है, अच्छा प्रीति, अब तुम इसको छोड़ो, ये अपने आप ही उठ जाएगा। तुम मेरे साथ किचन में चलो। फिर प्रीति अपनी सास के साथ किचन में जाकर करण की पसंद का नाश्ता तैयार करती है। करण नाश्ते की मेज पर बैठते ही चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला, माँ देखो ना, प्रीति ने फिर से परांठा जला दिया। प्रीति आंखें तरेरते हुए कहती है, अच्छा तो तुम खुद बना लो ना। करण ने हंसते हुए कहा, अगर मैं खुद बना लूंगा तो तुम क्या करोगी? राधा उनकी मीठी नोकझोंक देखकर मुस्कुरा देती है। उन्हें लगता था कि उनका परिवार वास्तव में सुखी और खुशहाल है। ऐसे ही हल्के फुल्के पलों में उनका हर दिन गुजरता। लेकिन ये सुख तस्वीर सिर्फ दिन तक सीमित थी। जब रात होती तो सब कुछ बदल जाता था। राधा जी को भनक नहीं थी कि करण और प्रीति के बीच क्या हो रहा था। रात होते ही करण का चेहरा कठोर हो जाता, उसकी हंसी गायब हो जाती। जैसे ही घर के नौकर और उसकी माँ राधा जी सो जाती, वह अपने कमरे में जाता और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता। दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, प्रीति कांपते हुए बोली, करण, आज तो ये सब मत करो। करण गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की? हर आने वाली रात प्रीति के लिए एक नया डर लेकर आती थी। प्रीति जब शादी करके इस घर में आई थी तो उसे लगा था कि उसकी जिंदगी किसी खूबसूरत सपने की तरह होगी। करण प्यार करने वाला पति था,
सास राधा जी उसे बेटी की तरह मानती थी और घर में सब कुछ ठीक लग रहा था। शुरुआती दिनों में करण बहुत रोमांटिक था। वह हर वक्त प्रीति का ख्याल रखता, उसकी पसंद नापसंद पूछता और हर छोटी चीज में दिलचस्पी लेता। लेकिन कुछ महीनों बाद धीरे धीरे उसकी असली फितरत सामने आने लगी। एक रात करण ने ऑफिस का काम खत्म कर लैपटॉप जैसे ही बेड पर रखा, तभी अचानक उसकी नजर प्रीति के फोन पर पड़ी। प्रीति उस वक्त वॉशरूम में थी। करण के मन में एक अजीब सा ख्याल आया। देखो तो सही प्रीति किससे बात करती है। वह धीरे से फोन उठाकर उसकी गैलरी खोलने लगा। स्क्रॉल करते करते अचानक उसकी आंखें एक तस्वीर पर ठहर गई। प्रीति किसी लड़के के साथ हाथ में हाथ डाले बैठी थी। करण का खून खोल उठा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उसकी सांसें तेज हो गई। उसने अपने दांत भींचे हुए कहा, ये क्या है? उसी वक्त प्रीति वॉशरूम से बाहर आई। उसने देखा कि करण उसके फोन को घूर रहा है। करण क्या हुआ? प्रीति ने मासूमियत से पूछा। करण ने बिना कुछ कहे फोन उसकी आंखों के सामने कर दिया। ये कौन है? उसकी आवाज ठंडी और खतरनाक थी। प्रीति ने फोन देखा और चौंक गई। करण, ये तो मेरे कॉलेज का दोस्त राज है। अच्छा, कॉलेज का दोस्त? करण व्यंग्य में हंसा और कहा, क्या दोस्ती इतनी गहरी थी कि तुम हाथ में हाथ डालकर बैठी थी? प्रीति घबराते हुए बोली, करण प्लीज, ऐसा कुछ नहीं था। वह सिर्फ एक पुरानी फोटो है जो मेरी शादी से पहले की है। करण की आंखों में गुस्से की लपट उठने लगी। तो शादी से पहले तुम किसी और के साथ थी? फिर प्रीति ने कहा, करण तुम गलत समझ रहे हो। मैं और राज सिर्फ अच्छे दोस्त थे। हमारे बीच कभी कुछ ऐसी बात नहीं थी जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन करण कुछ सुनने को तैयार नहीं था। करण ने गुस्से में कहा, झूठ बोल रही हो ना तुम? मैं सब समझता हूं। तुम्हारी नजरें बता रही हैं कि तुम कुछ छुपा रही हो। करण, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। करण जोर से चिल्लाया, खामोश, और गुस्से में फोन फेंक दिया। फोन जमीन पर गिरकर टूट गया। प्रीति डर कर एक कदम पीछे हट गई। करण की आंखें किसी वहशी जानवर की तरह दिख रही थी। करण ने प्रीति का हाथ झटके से पकड़ा और जबरदस्ती उसे पलंग पर धकेल दिया और कहा, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि झूठ बोलने की सजा क्या होती है। उस रात पहली बार करण ने प्रीति को उस डर का एहसास करवाया जो उसके बाद हर रात उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। उस दिन के बाद करण का शक और बढ़ गया। अगर प्रीति फोन पर हंसकर बात करती तो करण तुरंत पूछता, कौन था? तुम्हारा वही पुराना आशिक या कोई और? प्रीति अगर सोशल मीडिया पर ऑनलाइन होती तो करण ताने मारता, क्या अब भी राज से बात कर रही हो? अगर वह तैयार होकर कहीं जाने की बात करती तो करण गुस्से से कहता, शादी के बाद भी घूमने का बहुत शौक है तुम्हें, या ये तो नहीं कि तुम अपने उसी यार से मिलने जा रही हो? प्रीति करण की तरफ देख बोली, करण तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं होता? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। ये कहते कहते प्रीति की आंखों में आंसू आ गए, पर करण पर उसकी बातों का कुछ असर नहीं हुआ। धीरे धीरे प्रीति की दुनिया बदल गई। वह पहले जैसी हंसमुख लड़की नहीं रही। उसे समझ आया कि उसकी शादी अब प्यार नहीं, शक और डर की गिरफ्त में थी। और फिर हर रात करण का वहशीपन शुरू हो गया। प्रीति की जिंदगी दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक दिन की, जहां वह अपनी सास के साथ हंसती बोलती एक आदर्श बहू थी, और एक रात की, जहां उसका पति करण उस पर बेबुनियाद शक करके उसे हर पल डराता था। परंतु दिन में वह कभी अपनी तकलीफ जाहिर नहीं करती थी, बल्कि राधा जी के साथ उसका रिश्ता बहुत ही प्यारा था। राधा जी को अपनी बहू प्रीति बहुत पसंद थी। वह शुरू से ही उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। सुबह जब प्रीति पूजा करके उनके पास आती
तो वे हमेशा उसकी नजर उतारती। आज भी जब प्रीति ने अपनी सास के पैर छुए तो राधा जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। प्रीति मुस्कुराकर बोली, आपके होते हुए मुझे कोई धूप छू भी नहीं सकती माँ जी। राधा जी हंसते हुए बोली, चल अब मेरे साथ किचन में चल, तेरी सास को तेरा साथ चाहिए। प्रीति उनके साथ किचन में चली जाती है और खाना बनाते बनाते दोनों खूब हंसी मजाक करने लगी। प्रीति ने पूछा, माँ आज क्या बनाऊं? बेटा, आज करण की पसंद का कुछ बना ले, उसे आलू के परांठे बहुत पसंद है। करण का नाम सुनते ही प्रीति का दिल जोर से धड़कने लगा। करण को खुश करने की उसने कितनी बार कोशिश की थी, लेकिन उसका गुस्सा और शक कभी कम नहीं हुआ। फिर भी वह मुस्कुराकर बोली, जी माँ, मैं अभी बना देती हूँ। जब खाना बन गया तो राधा जी खुद करण की प्लेट लगाते हुए बोली, देख करण, तेरी पत्नी ने तेरे लिए अपने हाथों से परांठे बनाए हैं। करण ने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट ली और बोला, अच्छा तो फिर देखता हूँ कितने स्वादिष्ट बने हैं। उसने एक निवाला मुंह में लिया और प्रीति की तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। प्रीति को उसकी ये मुस्कान सबसे ज्यादा डरावनी लगती थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह सिर्फ दुनिया के सामने का दिखावा है। एक दिन जब प्रीति अकेले बैठी थी तो राधा जी उसके पास आई और प्यार से बोली, बेटा, तू हमेशा इतनी चुप चुप क्यों रहती है? प्रीति चौंक गई। उसने तुरंत खुद को संभाला और बोली, ऐसा कुछ नहीं है माँ, बस थोड़ा थक जाती हूँ। राधा जी ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, तू जानती है ना, मैं तुझे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। अगर तुझे कभी कोई परेशानी हो तो मुझसे कहना। प्रीति के गले में एक भारीपन आ गया। वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई, बस हल्के से मुस्कुरा दी। मैं जानती हूँ तेरा और करण का रिश्ता बहुत प्यारा है, लेकिन अगर कभी कुछ भी बात हो तो मुझसे छुपाना मत। जी माँ, प्रीति ने सर झुका लिया। अब चल चाय बना दे, और हाँ, आज शाम को हम मंदिर जाएंगे। ठीक है माँ, प्रीति ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मन ही मन उसे डर करण का था कि अगर वह माँ के साथ मंदिर चली गई तो वह इसका भी गलत मतलब ना निकाल ले। राधा जी को अब तक ये एहसास नहीं हुआ था कि जिस बहू को वह खुश और हंसमुख समझती है, वह असल में हर रात दर्द में गुजारती है। शाम के समय राधा जी और प्रीति तैयार होकर मंदिर जाने के लिए निकलने लगे। राधा जी ने पूजा की थाली संभालते हुए कहा, प्रीति बेटा, थोड़ा जल्दी चल, आरती का समय हो गया है। प्रीति ने अपनी साड़ी ठीक करते हुए कहा, जी माँ, बस 1 मिनट, और दरवाजा बंद कर दिया। करण रोज देर से आता था, लेकिन आज ना जाने क्यों वह ऑफिस से जल्दी लौट आया। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला तो उसे अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। कोई घर पर नहीं है। वह मन ही मन बुदबुदा अंदर जाकर उसने देखा कि घर पूरी तरह सजा सवरा था। किचन में ताजा पकवानों की खुशबू आ रही थी, लेकिन कोई भी नहीं दिख रहा था। उसका दिमाग तुरंत शक से भर गया। उसने प्रीति के बारे में सोचना शुरू किया, कहाँ गई होगी ये? वह गुस्से में घर के अंदर टहलने लगा। तभी उसकी नजर बेड पर रखे प्रीति के फोन पर पड़ी। उसने फोन उठाया और तुरंत उसका लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन प्रीति ने पहले ही पासवर्ड बदल दिया था। अब उसका शक और बढ़ गया। वह सोचने लगा कि प्रीति कहीं और भी जा सकती है, लेकिन तभी उसे टेबल पर एक छोटी चिट्ठी दिखी। मैं माँ जी के साथ मंदिर जा रही हूँ, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। करण ने चिट्ठी पढ़ी, लेकिन उसका शक कम नहीं हुआ। अच्छा, मंदिर गई है, उसने व्यंग्य से कहा। उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने सोचा, क्या पता सच में मंदिर गई हो या कहीं। तो वह सोफे पर बैठ गया और इंतजार करने लगा, पर उसका दिमाग उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। शक की आग उसे जलाने लगी। करण का गुस्सा एक नए तूफान की ओर बढ़ रहा था। मंदिर से लौटते समय राधा जी ने अचानक कहा, प्रीति, तू घर जा,
मुझे पड़ोस में गुप्ता जी के यहाँ कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। प्रीति ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है माँ, आप जल्दी से आ जाना। लेकिन जैसे ही उसने घर के दरवाजे पर कदम रखा, उसके शरीर में अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। सामने सोफे पर एक टांग दूसरी टांग पर रखे हुए करण बैठा था। उसकी आंखें गहरी लाल थी, चेहरे पर ऐसा गुस्सा था जो किसी तूफान से पहले की शांति हो। प्रीति का दिल जोर से धड़कने लगा। करण, तुम आज जल्दी आ गए? उसने हकलाते हुए पूछा। करण ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें इतनी ठंडी और खतरनाक थी कि प्रीति को ऐसा लगा जैसे वह उसकी आत्मा तक देख रहा हो। फिर उसने एक लंबी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ जल्दी आ गया, कोई दिक्कत है प्रीति? प्रीति ने सिर हिला दिया। नहीं। करण अचानक खड़ा हुआ। अच्छा, तो फिर इतनी घबराई हुई क्यों हो? प्रीति ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया ताकि उसकी उंगलियां कांपना बंद कर दे। ऐसा कुछ नहीं है, बस अचानक तुम्हें देखकर चौंक गई। करण उसकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। उसके हर कदम के साथ प्रीति का डर बढ़ता गया। अच्छा, तो बता, मंदिर में क्या माँ के साथ ही गई थी? प्रीति ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, माँ के साथ ही गई थी। फिर अकेले क्यों आई हो? माँ गुप्ता आंटी के घर चली गई। करण ने संदेह से उसकी आंखों में देखा, फिर एक पल के लिए प्रीति को घूरा, फिर अचानक उसका हाथ पकड़कर कसकर दबा दिया। झूठ मत बोलना प्रीति, तुझे पता है मुझे झूठ से सख्त नफरत है। प्रीति दर्द से कराह उठी। करण छोड़ो, दर्द हो रहा है। लेकिन करण ने पकड़ और मजबूत कर दी। तुम मंदिर गई थी या कहीं और? उसकी आवाज धीमी लेकिन बेहद खतरनाक थी। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। करण प्लीज छोड़ो मुझे। करण ने अचानक उसका हाथ झटक दिया। आज तो मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर दोबारा मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो याद रखना, तेरा हाल बहुत बुरा होगा। करण अभी कुछ और कहने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर राधा जी की आवाज आई। अरे करण, तू आज इतनी जल्दी आ गया? प्रीति ने राहत की सांस ली। जैसे ही राधा जी अंदर आई, करण ने तुरंत अपने चेहरे पर हंसी का नकाब पहन लिया। हाँ माँ, आज ऑफिस का काम जल्दी खत्म हो गया तो सोचा घर आ जाऊं। राधा जी मुस्कुराई। अच्छा किया बेटा। करण ने प्रीति की तरफ देखा जो सिर झुकाए खड़ी थी। हाथ अभी भी कांप रहे थे, पर राधा जी को कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर राधा जी ने प्रीति से कहा कि अच्छा प्रीति, चाय बना दे, थक गई हूं। प्रीति जल्दी से किचन की ओर भागी, जैसे वहां से दूर जाना चाहती हो। राधा जी सोफे पर बैठ गई और करण के पास बैठकर बोली, आज कुछ ज्यादा ही खामोशी क्यों है घर में? करण हंसते हुए बोला, अरे माँ, कुछ नहीं, बस मैं और प्रीति बातें कर रही थी। राधा जी मुस्कुराई। अच्छा है, पति पत्नी में बातचीत होनी चाहिए। प्रीति बहुत अच्छी लड़की है करण, उसका ख्याल रखा कर। करण ने प्रीति की तरफ देखा जो चाय लेकर आ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था जिसे सिर्फ करण पहचान सकता था। हाँ माँ, मैं तो इसका बहुत ख्याल रखता हूँ, करण ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी आवाज में एक सर्द चेतावनी छुपी थी। प्रीति ने कांपते हाथों से चाय का कप सामने रखा और धीरे से बोली, लीजिए माँ, आपकी चाय। प्रीति के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या कभी कोई उसकी तकलीफ देख पाएगा या फिर ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा? राधा जी ने चाय का एक घूंट लेते हुए हंसकर कहा, अरे देखो, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ, तुम्हें बताना ही भूल गई कि कल प्रीति की मम्मी का फोन आया था। प्रीति जो अब तक चुपचाप बैठी थी चौंक गई। माँ, मम्मी का फोन आया था? क्या कहा उन्होंने? राधा जी ने प्यार से कहा, उन्होंने बताया कि तेरी बहन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए वह चाहती है कि तू भी वहां आकर थोड़ा साथ दे, और करण, तुझे भी प्रीति के साथ जाना होगा। प्रीति के चेहरे पर एक हल्की खुशी आई, लेकिन करण का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने कप को टेबल पर रखते हुए ठंडी आवाज में कहा, मैं नहीं जा सकता माँ।
ऑफिस में बहुत काम है। राधा जी ने बोहें चढ़ाई। करण बेटा, एक दिन के लिए तो जा सकता है, वह तेरी ससुराल है, वहां जाना तेरा फर्ज भी है। करण ने प्रीति की तरफ देखा। प्रीति ने कहा, माँ, अगर इनको ऑफिस में काम है तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी। तभी करण तपाक से बोला, ठीक है माँ, अगर आप कह रही हो तो मैं कोशिश करूंगा। पर करण के मन में कुछ और ही चल रहा था। रात को करण करवटें बदलता रहा। प्रीति का मायके जाना, और वो भी अकेले। इससे उसका शक अब और बढ़ चुका था। करण मन में सोच रहा था, नहीं, मैं इससे नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा। उसने प्रीति के फोन को उठाया और धीरे से उसे अनलॉक करने की कोशिश करने लगा और सोचा, अगर इसमें कोई भी ऐसा नंबर मिला जिससे ये ज्यादा बात करती है तो फिर देखता हूं ये कैसे जाती है अपने माँ के घर। करण बार बार प्रीति का फोन अनलॉक करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार असफल रहा। पासवर्ड गलत होने की वजह से स्क्रीन लॉक हो गई। उसने गहरी सांस ली और प्रीति की ओर देखा। वह गहरी नींद में सो रही थी। प्रीति जाग गई तो सवाल करने लगेगी, ये सोचकर उसने फोन को धीरे से तकिए के नीचे सरका दिया और आंखें बंद कर ली। पर उसका दिमाग अब भी शांत नहीं था। आखिर इसने पासवर्ड क्यों बदला? जरूर कुछ तो छुपा रही है। अगली सुबह राधा जी जल्दी उठ गई और किचन में नाश्ता बनाने लगी। प्रीति भी उनके पास आकर खड़ी हो गई और प्यार से कहा, माँ, आप बैठिए, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं बेटा, बस बनने वाला ही है। वैसे भी तू आज अपने मायके जाने की तैयारी कर। इतना सुनते ही करण, जो पास ही बैठा था, अखबार से नजरें हटाकर प्रीति की तरफ देखने लगा। अभी तो कुछ तय नहीं हुआ है, उसने ठंडी आवाज में कहा। राधा जी ने आंखें तिरछी करते हुए करण को देखा। क्यों, अब क्या सोच रहा है? तुझे जाना ही होगा। करण ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अगर आप इतना जोर दे रही हैं तो चला जाऊंगा। और अपनी प्यारी बहू को बोलो जल्दी से तैयार हो जाए, क्योंकि तुम्हें पता है ना, ये तैयार होने में बहुत समय लगाती है। प्रीति ने चौंक कर करण की तरफ देखा। करण के चेहरे की मुस्कान के पीछे एक अलग ही खेल चल रहा था। करण ने सोचा, मुझे खुद प्रीति को उसके मायके ले जाना होगा। मैं इसे अकेले जाने नहीं दे सकता। अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो इस पर नजर भी रख सकूंगा और देख भी सकूंगा कि वहां कौन कौन आता जाता है। प्रीति तैयार होने चली गई, लेकिन उसे करण की इस सहमति में कुछ अजीब लग रहा था। जब करण और प्रीति घर से निकल रहे थे तो प्रीति बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने लाल रंग की चुनरी वाली साड़ी पहन रखी थी, जो उसकी मासूमियत और सौम्यता को और निखार रही थी। उसके खुले हुए बाल, माथे पर हल्की बिंदी और कानों में झुमके उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। राधा जी ने उसे देखते ही मुस्कुरा कर कहा, अरे वाह, मेरी बहू तो आज किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही। प्रीति ने हल्का सा सिर झुका लिया और मुस्कुरा दी, लेकिन दूसरी तरफ करण अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने एक तिरछी नजर प्रीति पर डाली और सोचा, इसे इतना तैयार होने की क्या जरूरत थी? कहीं मायके में राज तो नहीं आ रहा? कुछ सोचकर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और प्रीति को बैठने का इशारा किया। जब गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी, करण प्रीति को बार बार देख रहा था। उसकी सुंदरता उसे एक तरफ लुभा रही थी तो दूसरी तरफ उसका शक और गहरा होता जा रहा था। वह प्रीति को देख धीरे से बोला, प्रीति, तुम्हें देख तो लगता है लड़के वाले तुम्हारी बहन को नहीं, तुम्हें देखने आ रहे हो। करण की बात सुन प्रीति कुछ नहीं बोली। उसने चुप रहना ही सही समझा। करण गाड़ी को तेज रफ्तार से चला रहा था। दोनों के बीच गहरी खामोशी थी, लेकिन उनके मन में विचारों का तूफान मचा हुआ था। लगभग 2 घंटे के बाद गाड़ी आगरा में प्रीति के मायके के सामने आकर रुकी। प्रीति ने गाड़ी से उतरते हुए अपने घर की ओर देखा,
दरवाजे पर उसकी माँ गंगा जी और उसके पापा राकेश जी खड़े थे। प्रीति को देखते ही गंगा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, पूजा को भी अच्छा लगेगा। करण गंगा जी और राकेश जी के पैर छूते हुए तुरंत बोला, माँ, पूजा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो भला ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रीति यहाँ ना आए। और रही बात मेरी, मैं तो इस घर को अपना ससुराल नहीं बल्कि अपना घर मानता हूँ। ये कहते हुए करण जोर से हंस दिया। उसकी बातों में आत्मीयता झलक रही थी। गंगा जी और राकेश जी ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें लग रहा था कि उनका दामाद करण सच में हीरो है। गंगा जी ने राकेश जी की तरफ देखते हुए कहा, देखा, हमने तो पहले ही कहा था कि करण बहुत अच्छा लड़का है, हमें इससे अच्छा दामाद कहाँ मिलता। राकेश जी गर्व से बोले, हाँ हाँ बिल्कुल करण बेटा, हम तो सच में बहुत खुशकिस्मत हैं कि प्रीति को तुम जैसा पति मिला। प्रीति चुपचाप मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके दिल में दर्द था। वह जानती थी कि ये करण का सिर्फ बाहरी रूप है, अंदर का सच इससे बहुत अलग था। गंगा जी ने खुशी खुशी कहा, चलो बेटा, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खाते हैं। करण ने सिर हिलाया और अंदर चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जिसे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। गंगा जी ने प्रीति को हाथ पकड़कर अंदर बैठाया और प्यार से बोली, अरे बेटा, तू तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। ये लाल चुंदरी वाली साड़ी तुझ पर खूब जच रही है। राकेश जी भी मुस्कुराए और कहा, करण बेटा, तुम कैसे हो, काम कैसा चल रहा है। करण ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी पापा, सब ठीक चल रहा है, बस बिजनेस में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। गंगा जी ने चाय का कप करण की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अच्छा किया जो प्रीति को लेकर आ गए। प्रीति जबरदस्ती मुस्कुरा दी, लेकिन करण अब भी सतर्क था। उसने इधर उधर नजर घुमाई, मानो कुछ तलाश रहा हो। गंगा जी ने प्रीति के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, और बता बेटा, ससुराल में सब कैसा चल रहा है, तेरी सास कैसी है। प्रीति ने धीमे स्वर में कहा, सब अच्छे हैं माँ, माँ जी बहुत ध्यान रखती है। राकेश जी ने मजाक करते हुए कहा, और करण, प्रीति तुझे परेशान तो नहीं करती ना। करण हल्का सा हंसा और प्रीति की ओर देखते हुए कहा, प्रीति परेशान करने वाली नहीं है पापा, बस कभी कभी ज्यादा चुप हो जाती है। गंगा जी ने प्रीति की ओर ध्यान से देखा, हाँ मैं भी देख रही हूं, ये कुछ उदास सी लग रही है। प्रीति जल्दी से बोली, नहीं माँ, बस थोड़ी थकान है। करण ने बात बदलते हुए कहा, पूजा कहाँ है और लड़के वाले कब आ रहे हैं। गंगा जी ने कहा, बेटा, पूजा अपने कमरे में है और वह लोग आज शाम को आ रहे हैं, सब तैयारी कर ली है। करण ने हल्की मुस्कान दी, उसका ध्यान अब भी प्रीति पर था। शाम होते ही लड़के वाले पूजा को देखने आ गए। घर में खुशी का माहौल था, हर कोई उत्साहित और प्रसन्न था। लेकिन दूसरी ओर करण की निगाहें लगातार प्रीति पर टिकी हुई थी। उसे हमेशा यही शक रहता था कि प्रीति अब भी राज से मिलती है। जब लड़के वाले चले गए और सब ने राहत की सांस ली, तब करण ने प्रीति से कहा, अच्छा, पहले से ही अपने यार को यहां से भगा दिया ना। प्रीति ने चौंक कर उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, करण, तुम फिर से वही बातें कर रहे हो, राज से मेरा कोई संपर्क नहीं है। तुम मुझ पर ऐसी बेबुनियादी इल्जाम क्यों लगा रहे हो। करण ने तीखे स्वर में कहा, मुझे बेवकूफ मत समझो, मैं सब जानता हूँ। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, राज मेरे लिए सिर्फ एक अच्छा दोस्त था और उसका मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। प्लीज मुझ पर विश्वास करो। करण ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। प्रीति ने गहरी सांस ली और उसके पीछे पीछे चल दी। रात के 12 बज चुके थे।
जब वे अपने घर पहुंचे, दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि राधा जी उनका इंतजार कर रही है। राधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गए तुम लोग, कैसा रहा दिन? करण ने थकान भरी आवाज में जवाब दिया, ठीक था माँ, बस थोड़ा थक गए हैं। आप अभी तक जाग रही हैं? आपने खाना खाया या नहीं? राधा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं तो तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। तुम दोनों आ जाओ, तब साथ में खाएंगे। करण ने हल्की नाराजगी से कहा, अरे माँ, आपको पता था कि मैं अपने ससुराल गया था, वहां से वे मुझे बिना खाना खिलाए तो नहीं आने देते। आप भी कमाल करती हैं। इतने में प्रीति रसोई में गई और माँ के लिए खाना ले आई। उसने प्यार से प्लेट राधा जी के सामने रखते हुए कहा, माँ, अब आप खाना खा लीजिए। राधा जी ने स्नेहपूर्वक प्रीति की ओर देखा और कहा, तुम दोनों ने खा लिया? प्रीति ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, जी माँ, हमने वहां खा लिया है। अब आप खा लीजिए। राधा जी ने प्लेट उठाई और खाने लगी। करण और प्रीति ने एक दूसरे की ओर देखा। माँ को खाना खिलाने के बाद करण और प्रीति अपने कमरे में चले गए। रात के 2 बजे थे। सन्नाटे में किसी की धीमी सिसकी राधा जी के कानों में पड़ी। पहले तो लगा ये उनका भ्रम है, लेकिन जब आवाज फिर आई तो उनका मन बेचैन हो उठा। आवाज करण और प्रीति के कमरे से आ रही थी। उन्होंने धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर कदम रखा और खिड़की से अंदर झांका। अंदर का नजारा देख उनकी रूह कांप गई। उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। प्रीति एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसकी कलाई और टखनों पर रस्सियां कसकर लपेटी गई थी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे और आंखों में डर साफ झलक रहा था। करण उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशियत थी। तुम्हें पता है ना प्रीति, इस घर में जो होता है वह मेरी मर्जी से होता है। दिन में तुम मेरी प्यारी पत्नी बनोगी, माँ को लगेगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और रात को तुम सिर्फ मेरी गुलाम बनकर रहोगी। प्लीज करण, ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्रीति की आवाज कांप रही थी। करण उसकी ठोडी पकड़कर उसे ऊपर उठाता है और हंसता है, प्यार? तुम क्या सोचती हो तुम्हारी मर्जी यहाँ चल सकती है? जब तक मैं चाहूंगा तुम इस कमरे से बाहर एक आदर्श पत्नी बनकर जियोगी, लेकिन असली सच सिर्फ हम दोनों जानते हैं। प्रीति रो पड़ी और कहा, तुम मुझे यूं कैद नहीं कर सकते। करण का चेहरा कठोर हो गया। उसने एक जोरदार तमाचा प्रीति के गाल पर जड़ दिया। चुप, जब मैं कहूं तभी बोलेगी। बाहर खड़ी राधा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह उनका वही बेटा था जिसे उन्होंने संस्कार दिए थे, जो माँ के सामने अपनी पत्नी को प्यार करने का दिखावा करता था, पर असल में वह ऐसा इंसान है। उनका दिल दर्द से भर गया। वे कई पलों तक वहीं खड़ी रही, लेकिन अब उनके अंदर का डर गुस्से में बदल चुका था। उन्होंने अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन वह एक राक्षस बन चुका था। अब उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो वे चुपचाप वापिस जाकर इस सच को अनदेखा कर दे और अपने बेटे के लिए अंधी बनी रही, या फिर अपनी बहू के लिए खड़ी होकर इस अन्याय को रोके। उन्होंने अपना फैसला कर लिया। उन्होंने तेजी से कमरे का दरवाजा धक्का दिया और अंदर चली गई। करण और प्रीति दोनों चौंक गए। मां, करण ने घबराकर कहा। राधा जी की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उन्होंने सीधे जाकर प्रीति की रस्सियां खोली और उसे गले से लगा लिया। प्रीति सुबकते हुए उनके सीने से लग गई। फिर उन्होंने करण की तरफ देखा। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी। मैंने तुझे इंसान बनाया था, पर तू तो राक्षस निकला। जिस औरत ने अपना सब कुछ छोड़कर तुझ पर भरोसा किया, तुझे अपना पति माना, तो उसी के साथ ये सब कर रहा है। करण ने तड़प कर कहा, माँ, आप समझ नहीं रही, ये मेरा और प्रीति का मामला है। चुप। ऐसा बोल राधा ने अपने बेटे करण को पहली बार एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। करण हक्का बक्का रह गया। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अपनी बहू को
इस जन्म में नहीं रहने दूंगी। सुबह होते ही सबसे पहले प्रीति को उसके मायके भेजूंगी। करण चिल्लाया, माँ आप ऐसा नहीं कर सकती। राधा जी ने कहा, मैं करूंगी करण, क्योंकि अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं माँ से पहले एक औरत हूँ। सुबह होते ही राधा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रीति अब तुम्हारा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि शक का कोई इलाज नहीं होता और मैं नहीं चाहती कि करण तुम्हें और तकलीफ दे। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, तुमने ये सब अब तक क्यों सहा? मुझे पहले बताया क्यों नहीं? प्रीति की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमी आवाज में उत्तर दिया, माँ मैंने सोचा था कि समय के साथ करण का शक दूर हो जाएगा और वह फिर से पहले जैसा बन जाएगा। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए कुछ नहीं कहा। राधा जी ने प्रीति के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा रिश्तों में संवाद और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम अपने दर्द को साझा नहीं करेंगे तो समाधान कैसे मिलेगा? मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी तकलीफ पहले नहीं समझ पाई। प्रीति ने राधा का हाथ थामे हुए कहा, माँ आप हमेशा मेरे लिए माँ जैसी रही हैं। मैं आपके इस निर्णय का सम्मान करती हूँ। राधा जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा ये घर हमेशा तुम्हारा है। जब भी तुम्हें लगे तुम वापस आ सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रीति ने अपने सामान की तैयारी की और अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। जाते समय उसने राधा जी से कहा, माँ मैं उम्मीद करती हूँ कि ये दूरी हमारे रिश्ते में सुधार लाएगी। कृपया अपना ख्याल रखें। राधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी अपना ध्यान रखना बेटा, और याद रखना ये घर तुम्हारा है, हमेशा रहेगा। दिल में उम्मीद और आंखों में आंसू लिए प्रीति ने विदा ली और अपने मायके चली गई। और दूसरी तरफ करण उसको जाते हुए सिर्फ देखता रहा, क्योंकि करण की अपनी माँ के सामने एक ना चली। प्रीति के मायके जाने के बाद करण के मन में एक अजीब सा खालीपन आ गया और मन की बेचैनी उसे अक्सर घेर लेती। घर की रौनक जैसे कहीं खो गई थी। राधा जी ने करण को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सब कुछ सुनने के बाद भी अक्सर चुप रहता। प्रीति को अब मायके गए 6 महीने हो गए थे। करण अपने काम में व्यस्त रहने की कोशिश करने लगा। एक दिन वह मेट्रो से गुड़गांव जा रहा था। भीड़ भाड़ वाली मेट्रो में उसकी नजर अचानक एक परिचित चेहरे पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वह वही राज है जिसकी तस्वीर उसने प्रीति के साथ देखी थी और जिसके कारण उनके बीच में दूरियां बढ़ी थी। राज के साथ उसकी पत्नी और 2 साल की बेटी भी थी। करण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या ये वही राज है या मेरी आंखों का धोखा? उसने खुद को संयमित किया और राज के पास जाकर बोला, माफ कीजिएगा, क्या आप राज हैं? राज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी हाँ मैं राज हूँ, लेकिन क्षमा करें मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। करण ने अपना परिचय दिया कि मैं करण हूँ, प्रीति का पति। राज का चेहरा आश्चर्य से भर गया। वह बोला, अरे प्रीति की शादी हो गई? मुझे तो पता ही नहीं चला। हम कॉलेज के अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर संपर्क टूट गया। करण ने चौंकते हुए पूछा, क्या आप लोग सिर्फ दोस्त थे? राज सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, प्रीति मेरी अच्छी मित्र थी, लेकिन फिर मैं नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया और हमारा संपर्क समाप्त हो गया। करण के मन में पछतावे की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, मैंने बिना सोचे समझे प्रीति पर शक किया और हमारे रिश्ते को नुकसान पहुंचाया। राजीव चौक स्टेशन आने वाला था। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई करण। ये कहकर वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ मेट्रो से उतर गया। करण उसे जाते हुए देखता रह गया और उसके मन में अतीत की बातें घूमने लगी। राज से मेट्रो में मुलाकात के बाद करण ने घर पहुंचकर अपनी माँ राधा जी को सारी सच्चाई बताई। करण ने कहा, माँ मैंने प्रीति पर शक करके बहुत गलत किया। अगर राज नहीं मिलता तो मुझे अपनी गलती का कभी एहसास नहीं होता।
राधा जी गहरी सांस लेते हुए बोली, बेटा, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन उसे सुधारना महत्वपूर्ण है। तुम्हें प्रीति और उसके परिवार से माफी मांगनी चाहिए। करण ने सहमति में सिर हिलाया और अगले दिन करण और राधा जी दोनों प्रीति के मायके पहुंचे। करण ने विनम्रता से कहा, माँ, पापा, मुझे आपसे और प्रीति से बात करनी है। प्रीति के पिता ने गंभीरता से कहा, अंदर आओ, बैठकर बात करते हैं। सभी अंदर जाकर बैठक में बैठ गए। करण ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, मैंने प्रीति पर शक करके बहुत बड़ी भूल की है, मुझे माफ कर दीजिए। प्रीति की मां ने कहा, सबसे बड़ी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। राधा जी ने प्रीति से कहा, बेटा, चलो अपने घर वापिस चलो, तुम्हारे बिना हमारा घर अधूरा है। करण ने भी आंसू भरी आंखों से माफी मांगी। प्रीति, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बेवजह तकलीफ दी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। प्रीति, जो इस दिन का इंतजार कर रही थी, उसने करण को माफ कर दिया। फिर अपनी सास के पैर छुए और अपने ससुराल वापस लौट आई, जहां उसने और करण ने अपने रिश्ते को नए सिरे से शुरू करने का संकल्प लिया। दोस्तों, शक एक ऐसी भावना है जिसका कोई उपचार नहीं है। ये संबंधों की नींव को कमजोर कर सकता है और परिवारों को बर्बाद कर सकता है। करण और प्रीति की कहानी में करण के मन में उत्पन्न शक ने उनके रिश्ते में दरार पैदा कर दी। हालांकि सौभाग्य से सत्य समय पर उजागर हुआ, जिससे करण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने व्यवहार में सुधार किया। ये घटना हमें सिखाती है कि शक को पनपने से पहले ही संवाद और विश्वास के माध्यम से समाप्त करना चाहिए, ताकि रिश्तों में मधुरता बनी रहे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।